इजराइल का नाम सुनते ही आजकल दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, जंग। और जंग के बीच एक ही चेहरा, बेंजामिन नेतन्याहू। ये बंदा कभी गाजा पर बम गिराता है, कभी सीरिया, कभी लेबनान, और अब तो ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक कर रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी के लिए हो रहा है, या इसके पीछे कुछ और बड़ी पॉलिटिक्स, पावर का खेल या पर्सनल सर्वाइवल का एजेंडा छिपा हुआ है। आज के वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, सीधा बिना किसी लाग लपेट के सीधे तरीके से 5 सबसे डेंजरस सवालों का जवाब ढूंढेंगे। क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को लगातार जंग में ढकेल रहे हैं? मतलब जब उनके खिलाफ करप्शन के केस, कोर्ट की तारीखें और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्या वॉर एक शील्ड है? क्या ये पूरा अग्रेशन गाजा के असली फेलियर से नजर हटाने के लिए है? मतलब जो पब्लिक आउटरीच, आर्मी के अंदर से डिसेंट और हॉस्टेज क्राइसिस है, उसको साइडलाइन करने के लिए हो रहा है? क्या ईरान, सीरिया, लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं वो सच में प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस है, या असली एजेंडा एक बड़ी रीजनल लड़ाई या ईरान की रिजीम चेंज करने की कोशिश है? क्या नेतन्याहू का ये सब ड्रामा सिर्फ अपने राइट विंग वोटर्स और हार्ड लाइन कोएलिशन पार्टनर्स को खुश करने के लिए है? मतलब अपनी कुर्सी का जुगाड़, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने बेस को सेटिस्फाई करने के लिए पूरा मुल्क जंग में झोंक दिया? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इजराइल जानबूझकर यूएस और वेस्टर्न अलाइज को एक नई, बड़ी और डेंजरस मिडिल ईस्ट वॉर में खींच रहा है? मतलब ईरान के साथ फाइट शुरू करके अमेरिका को फोर्सफुली इस मुद्दे में घसीट रहा है? तो आज सीधे फैक्ट्स, क्रेडिबल सोर्सेज और असली पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से जानेंगे ये 5 सवालों के जवाब और समझेंगे कि इस मुद्दे के पीछे का सीन क्या है। तो सबसे पहला सवाल यह है, क्या नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए इजराइल को जंग में ढकेल रहे हैं? आप नोटिस करेंगे जब भी इजराइल वॉर मोड में जाता है, सबसे ज्यादा न्यूज में एक ही चेहरा होता है, बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन ये वॉर का टाइमिंग इतना परफेक्ट क्यों है? इसके पीछे पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा खेल है। देखिए, नेतन्याहू पर फ्रॉड, ब्राइबरी और ट्रस्ट ब्रीच जैसे करप्शन के मेजर केसेस चल रहे हैं। ऑपोजिशन उनको कोर्ट भेजना चाहती है। मीडिया भी लगातार प्रेशर डाल रहा था कि पीएम रिजाइन करे। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अटैक किया, पूरा सीन ही बदल गया। गाजा वॉर शुरू होते ही नेतन्याहू का ट्रायल साइडलाइन हो गया। कोर्ट ने बोला वॉर टाइम इमरजेंसी है, पहले सिक्योरिटी, बाद में ट्रायल। Netanyahu used Tel Aviv's war on Palestine's Gaza as a way to delay his court proceedings. They argue that by prolonging the war, the PM distracted the public and media from his legal jeopardy. Netanyahu now faces possible prison time in Israel. इजराइल के क्रिटिक्स बोल रहे हैं जितना लंबा वॉर चलेगा उतना नेतन्याहू अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। ये यूनिटी गवर्नमेंट का मंत्र ले आते हैं और ऑपोजिशन भी चुप हो जाता है। द गार्डियन ने भी लिखा कि जैसे ही इजराइल में वॉर की हवा बनती है, वैसे ही पॉलिटिकल क्वेश्चंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं। स्ट्रीट पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली तेल अवीव में, वो सीधा कह रहे हैं ये वॉर नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की स्ट्रैटेजी है, ना कि इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। इजरायली एयरफोर्स के कुछ पायलट्स और आर्मी ऑफिशियल्स ने भी लेटर लिख दिया कि ये फॉरएवर वॉर सिर्फ एक आदमी के पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए है। रियलिटी देखो तो जितनी देर ये वॉर चलती रहेगी, उतनी देर नेतन्याहू का ट्रायल, रेजिग्नेशन की डिमांड और ऑपोजिशन सब बैकग्राउंड में चली जाएंगी। एपी न्यूज ने स्ट्रेट लिखा कि नेतन्याहू पे डायरेक्ट चार्जेस हैं कि वो वॉर को खींच रहे हैं ताकि इलेक्शन डिले हो सके, उनकी कुर्सी सेफ रहे। तो असली सवाल यही है, क्या ये इजराइल की फाइट है या एक लीडर का पर्सनल सर्वाइवल ड्रामा? ये पॉलिटिक्स का कोर हो चुका है, और जितनी देर ये वॉर चलता रहेगा, नेतन्याहू उतनी देर सिक्योर रहेंगे, चाहे कोर्ट हो या पब्लिक का गुस्सा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, क्या ये वॉर गाजा के फेलियर से नजर हटाने के लिए है? देखिए, अक्टूबर 7, 2023 को हमास ने जो अटैक किया, उसके बाद इजराइल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल था कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी फेलियर कैसे हो गई। इंटेलिजेंस एजेंसीज तक फेल हो गई, लेकिन फिर भी नेतन्याहू सरकार ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। ऑपोजिशन, मीडिया, आर्मी रिजर्विस्ट सब नेतन्याहू सरकार पर सवाल उठाने लगे। लेकिन जब लीडरशिप क्राइसिस फेस करती है, तो एक ओल्ड पॉलिटिकल ट्रिक होती है, फोकस को शिफ्ट करो। नेतन्याहू ने भी वही किया। इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग कि सिस्टम फेल हुआ है या गलती हुई है, उन्होंने पूरा नैरेटिव वॉर मस्ट कंटिन्यू पे शिफ्ट कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी की हवा ऐसी बना दी गई कि जो भी क्वेश्चन करे उसको देश विरोधी बोल दिया गया। गाजा में अभी भी इजराइल के हॉस्टेजेस हैं, उनकी फैमिलीज खुद सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई हैं। लोग खुल के बोल रहे हैं आप वॉर पर फोकस कर रहे हो, लेकिन हमारे रिलेटिव्स को छुड़ाने का प्लान क्या है? पर रियलिटी ये है, जब भी हॉस्टेज डील या सीज फायर की बात आती है, नेतन्याहू की सरकार बातचीत बीच में तोड़ देती है। Just 12 hours before the ceasefire between Hamas and Israel is to go into effect,
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it would not go forward. सिर्फ इसलिए ताकि वॉर चलती रहे और उन पे से क्रिटिसिज्म का प्रेशर हट जाए। जो भी डिसेंट करता है, चाहे आर्मी के ऑफिसर्स हों, हॉस्टेजेस की फैमिली हो या ऑपोजिशन लीडर, सबको नेशनल सिक्योरिटी रिस्क या यूनिटी तोड़ रहे हो कहकर इग्नोर कर दिया जाता है। ये पूरा एनवायरनमेंट बन गया है कि अब हर डिसएग्रीमेंट एंटी नेशनल है। इस नैरेटिव का फायदा ये होता है कि पब्लिक का गुस्सा सरकार पर कम, बाहर वाले दुश्मन पर ज्यादा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे हर नए एयर स्ट्राइक, हर नए बॉर्डर स्कर्मिश के बाद मीडिया का स्पॉटलाइट तुरंत ऑपोजिशन या नेतन्याहू की अकाउंटेबिलिटी से हटकर देश के दुश्मन पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही पब्लिक प्रेशर और जुडिशियल इंक्वायरी की बात होती है, सरकार फिर से कोई नया ऑपरेशन अनाउंस कर देती है। रिजल्ट, सारी अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंक्वायरी और लीडरशिप फेलियर के रियल इश्यूज साइडलाइन हो जाते हैं। जो भी इजराइल में सिस्टमैटिकली गलत हो रहा है उस पर नेशनल क्राइसिस का चादर बिछा दिया जाता है और हर फेलियर का ब्लेम किसी एक्सटर्नल एनिमी, किसी ईरानियन प्रॉक्सी या किसी बॉर्डर ग्रुप पर डाल दिया जाता है। यह है असली डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स। तो जब भी आप देखें कि गाजा में वॉर का नैरेटिव और प्रोलॉन्ग होता जा रहा है या लड़ाई का नया फ्रंट खुलता है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं एक बड़ा डोमेस्टिक क्राइसिस, एक बड़ी सरकारी गलती या एक पॉलिटिकल स्कैंडल है जिसको साइड में डाल दिया गया है अर्जेंसी के बहाने से। इसलिए ये वॉर सिर्फ एक बैटलफील्ड पे नहीं, नैरेटिव और अकाउंटेबिलिटी के मैदान पे भी लड़ा जा रहा है। अब अगला सवाल है कि ईरान, सीरिया और लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं वो सच में सेल्फ डिफेंस है या रीजनल वॉर की प्लानिंग। इजराइल अपने हर मिलिट्री ऑपरेशन को एक ही जस्टिफिकेशन से स्टार्ट करता है, प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। उनकी डॉक्ट्रिन सिंपल है, हम पहले मारेंगे ताकि बाद में खुद न मारे जाएं। We struck back inside Iran itself. Yet in defending ourselves, we also defend others. We defend our Arab neighbors. They too have suffered from Iran's campaign of chaos and carnage. Our actions against Iran's proxy Hezbollah led to the establishment of a new government in Lebanon and the collapse of Assad's murderous regime in Syria. यही लॉजिक दिया जाता है, चाहे सीरिया में ईरानियन आर्म्स कॉन्वॉय पे एयर स्ट्राइक हों, लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स हों या अब ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, सब कुछ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। लेकिन 2025 का ईरान अटैक एक नॉर्मल ऑपरेशन नहीं था। ये सिंपल थ्रेट न्यूट्रलाइजेशन नहीं बल्कि फुल स्केल डिकैपिटेशन स्ट्राइक था। इजरायली फाइटर जेट्स ने सिर्फ मिसाइल्स और रिएक्टर्स नहीं बल्कि ईरान के टॉप जनरल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और कमांड सेंटर्स तक टारगेट किए। We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. ये कोई माइनर स्कर्मिश नहीं था, ये एक बोल्ड और डायरेक्ट सिग्नल था कि इजराइल अब सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा बल्कि एनिमी की लीडरशिप और स्ट्रक्चर ही खत्म करेगा। इसके बाद नेतन्याहू ने टीवी पे खुद ईरान के पब्लिक को एड्रेस किया और उन्हें ओपनली बोला कि ये आपका मौका है, अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हों और अपनी फ्रीडम को जीतें। To the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, the great friendship between our two ancient peoples will flourish once again. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons. यानी ये कोई हिडन मैसेज नहीं था, इजराइल ओपनली ईरान के रिजीम चेंज की बात कर रहा था। ये लैंग्वेज सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि पूरा रीजनल बैलेंस ही शिफ्ट करने की सोची समझी कोशिश थी। सीरिया और लेबनान का सीन भी कुछ अलग नहीं है। इजराइल बॉर्डर के बाहर जाकर डायरेक्ट ग्राउंड ऑपरेशन और रिपीटेड एयर स्ट्राइक करता रहा है। ऑफिशियल रीजन यह दिया जाता है कि हिजबुल्लाह को बॉर्डर से हटाना है और ईरानियन वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना है। सीरिया के असद रिजीम और खुद ईरान ओपनली वर्ल्ड फोरम पर बोल रहे हैं कि इजराइल डेलिबरेटली पूरा रीजन अनस्टेबल कर रहा है। इसका रियल रिजल्ट क्या है? डेंजरस स्पाइरल। इजराइल अटैक करता है तो ईरान, हिजबुल्लाह या सीरिया तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। ईरान ने तो ओपनली इजराइल पर मिसाइल्स फायर किए जो इस लड़ाई को डायरेक्ट वॉर के एज तक ले गया। एक कंट्री का प्रीएम्प्टिव लॉजिक दूसरे कंट्री के लिए प्रोवोकेशन बन जाता है और ऐसे में फुल स्केल रीजनल वॉर का चांस बिल्कुल रियल हो जाता है।
एक साइड पर इजराइल बोलता है ये सब नेसेसरी है वरना हम पर अटैक हो जाएंगे, वहीं दूसरी साइड बोलती है इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक रहा है। ये ब्लेम गेम, एस्केलेशन और टिट फॉर टैट स्ट्राइक्स अब सिर्फ लोकल फाइट नहीं बल्कि पूरे रीजन को इन्वॉल्व कर चुके हैं। समरी सिंपल है, इजराइल के ये स्ट्राइक सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं लगते, स्ट्रैटेजी क्लियर है, एनिमी की बैकबोन तोड़ना और रीजन की पावर इक्वेशन को बदल देना। पर इसके कॉन्सिक्वेंस में हर दिन रीजनल वॉर का थ्रेट रियल होता जा रहा है और वर्ल्ड को लगातार यह रिस्क फेस करना पड़ रहा है। तो अब चौथे सवाल पर आते हैं कि क्या ये सब राइट विंग वोटर्स और कोalition को खुश करने के लिए हो रहा है? आप समझो ये इजराइल की अब तक की सबसे ज्यादा राइट विंग, अल्ट्रा नेशनलिस्ट और रिलीजियस कोalition पावर में है और इसका पूरा प्रेशर नेतन्याहू पर है। इनके कोalition पार्टनर्स खुद ओपनली बोल चुके हैं टोटल विक्ट्री चाहिए, गाजा को दोबारा कंट्रोल करो नहीं तो सरकार तोड़ देंगे। नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल सीधा इसी बात पर डिपेंडेंट है कि ये लोग सरकार में बने रहें। ये कोalition पार्टनर्स किसी भी तरह की सीज फायर या डिप्लोमेटिक टॉक्स को नेशनल बिट्रेयल बोल देते हैं। इसीलिए नेतन्याहू की पहली प्रायोरिटी है वॉर को कंटिन्यू रखना ताकि उनके साथ इन हार्डलाइनर्स का सपोर्ट बना रहे। Benjamin Netanyahu has rejected a ceasefire deal. The Israeli Prime Minister says there can be no solution to Israel's security issues except through absolute victory over Hamas, which he says is within reach. आप उनकी स्पीचेस सुन लो, हर स्पीच में एग्जिस्टेंशियल वॉर, नो सरेंडर, फाइनल विक्ट्री जैसी लाइंस फिक्स हैं। ये डायरेक्ट सिग्नल है उनके राइट विंग वोटर्स और कोalition पार्टनर्स को कि मैं कोई सॉफ्ट टॉक या कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला। सिर्फ हॉकिश लोग ही नहीं बल्कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी भी चाहती हैं कि वॉर चलती रहे। क्यों? क्योंकि अगर वॉर खत्म हो गई तो वापस डोमेस्टिक एजेंडा और अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर आ जाएगा, तो वॉर की हवा का बना रहना इनके लिए भी बहुत फायदे का सौदा है। पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा सेट हो चुका है कि जो भी गवर्नमेंट की लाइन से डिसएग्री करे उसे तुरंत देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वॉर नैरेटिव एक साइकोलॉजिकल वेपन बन चुका है। ऑपोजिशन, डिसेंटर्स, यहाँ तक कि आर्मी रिजर्विस्ट तक पे प्रेशर डाल दिया गया है कि अभी यूनाइटेड रहो, अभी गवर्नमेंट का सपोर्ट करो। यही रीजन है कि हर टफ पॉलिटिकल मूवमेंट पे नेतन्याहू वॉर कार्ड खेल देते हैं। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स भी प्रेशर में आ जाते हैं, यूनिटी गवर्नमेंट का टैग मिल जाता है और पब्लिक भी डिवाइड हो जाती है। रियलिटी सिंपल है, वॉर चल रही है तो सरकार स्टेबल है, जैसे ही सीज फायर या पीस की बात आई तो ये पूरी राइट विंग कोalition खतरे में पड़ जाती है। नेतन्याहू के लिए वॉर एक तरह से पॉलिटिकल ग्लू है जिसमें कोalition, बेस और पावर सब एक साथ चिपक जाते हैं। बॉटम लाइन है कि इजराइल का वॉर नैरेटिव सिर्फ सिक्योरिटी या रीजनल बैलेंस का नहीं, ये एक प्योर पॉलिटिकल सर्वाइवल है और अपने हार्डकोर बेस को सेटिस्फाई करने की स्ट्रैटेजी। वॉर खत्म हुई तो सरकार खत्म, और ये बात नेतन्याहू से लेकर उनके सब कोalition पार्टनर्स अच्छी तरह से जानते हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या नेतन्याहू अपने रिस्की मिलिट्री डिसीजन से अमेरिका और वेस्ट को भी डायरेक्ट मिडल ईस्ट वॉर में खींच रहे हैं? देखो, ईरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स का डिसीजन सबसे डेंजरस एस्केलेशन था। नेतन्याहू ने अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग्स के बावजूद अपने फाइटर जेट्स से ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, जनरल्स और मिसाइल फैक्ट्रीज पे मैसिव अटैक कर दिया। जब ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए, तभी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहले डिस्टेंस बना रहा था, तुरंत मिलिट्री अलर्ट पर आ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिशियली बोला, हम इस फाइट का हिस्सा नहीं हैं। US President Donald Trump has denied any American involvement in Israel's attacks on Iran, but Tehran's foreign minister says he has evidence the US was involved. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि यूएस ने अपनी गल्फ फ्लीट्स को अलर्ट पर डाल दिया, इजरायली एयर डिफेंस को सपोर्ट दिया और बिहाइंड द सीन्स मिलिट्री सप्लाई भी शुरू हो गई। सच्चाई ये है कि इजराइल की मिलिट्री खुद ईरान के डीप न्यूक्लियर साइट्स या टोटल मिसाइल नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती बिना यूएस के डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट के। नेतन्याहू को भी पता है कि जब ग्राउंड जीरो पर फुल कन्फ्रंटेशन होगा तो अमेरिका को फोर्सफुली वॉर में घुसना ही पड़ेगा। यूएस लॉ मेकर्स ने ओपन फ्लोर पर बोला, ये नेतन्याहू की एस्केलेशन अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट वॉर में ड्रैग करने की कोशिश है। यही नेतन्याहू का हाई रिस्क गैम्बल है। जैसे ही इजराइल ईरान का वॉर रीजनल बनेगा, अमेरिका की मॉरल, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इसीलिए कुछ ऑब्जर्वर्स बोलते हैं नेतन्याहू को पता है अगर हम ईरान से लड़ रहे हैं तो अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। अब सवाल सिर्फ ये है कि अमेरिका किस हद तक खुद को कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करेगा। अगर ये वॉर एस्केलेट होती है तो सिर्फ इजराइल ईरान की बात नहीं रहेगी, लेबनान, सीरिया, गल्फ स्टेट्स, यूएस बेसिस सब कॉन्फ्लिक्ट में घुस जाएंगे।
ये मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव, अनप्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट बन सकता है और शायद पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाए। बॉटम लाइन ये है कि नेतन्याहू जानते हैं इजराइल का सिक्योरिटी गारंटर सिर्फ अमेरिका है, इसीलिए वॉर एस्केलेट करने का मतलब है अपने एलाइज को मजबूरन अपनी साइड में लाना, चाहे वो ओपनली चाहें या ना चाहें। ये गैम्बल डेंजरस है, लेकिन अभी तक तो नेतन्याहू इसी रिस्क पर गेम खेल रहे हैं। तो ये था आज का असली ब्रेकडाउन, नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की पॉलिटिक्स, वॉर के नाम पर ड्रामा और पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल देने वाला एजेंडा। ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक आदमी की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको इस चैनल पर डाले गए वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हम आपके पास वीडियोस लेकर आते रहें और बताएं कि हमारे आसपास चलते मुद्दों के पीछे का सीन क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।